सभी को जय हिंद। आज हम बात करेंगे आईटीआर पे। आईटीआर फाइल करने का समय हो गया है और लगभग सभी को फॉर्म 16 भी मिल गया होगा। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। तो अगर आपके पास भी आपका फॉर्म 16 मिल गया है तो आप भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। यूज़र नेम में आपका पैन कार्ड होता है और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आप उस दशा में अपना पासवर्ड को फॉरवर्ड करके पासवर्ड नया बना सकते हैं। आपके आधार बेस्ड ओटीपी पे जो मोबाइल नंबर दिया हो गया है उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा और आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो इनकम टैक्स साइट पे अपना आईडी लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में, क्रोम में, अगर लैपटॉप में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं तो क्रोम में खोलिए। अगर एंड्रॉयड है, एप्पल है तो आप उसमें भी क्रोम में देख सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड का एप्पल का आपका सफारी ब्राउज़र है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो उसमें सिंपली आपको टाइप करना है www.incometax.gov.in और इस तरह से आपको आइकन खुल जाएगा। इसमें आपको ये जो ऊपर आपको दिख रहा है राइट साइड में जो प्रोफाइल का ऑप्शन, उसको टच करना है। उसमें आपको लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। उसमें आपको अपना पैन नंबर आईडी में और पासवर्ड में जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास होना चाहिए आपका फॉर्म 16 जो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से, आपके कार्यालय से आपको मिलेगा। नहीं मिला है तो आप अपने कार्यालय से जाके ले लें, क्योंकि बिना फॉर्म 16 के आईटीआर फाइल करने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा और आपको नोटिस भी आ सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने क्या डिटेल आपका दिया है वो आपको फॉर्म 16 देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ में एग्जेम्प्ट लेना है। वो डिटेल आपको पहले से ही अपने डायरी में लिख के रखना पड़ेगा। जैसे अंडर सेक्शन 10 में अगर आप बात करें ओल्ड टैक्स रिजाइम की, तो अंडर सेक्शन 10 में आपको क्या क्या रिबेट मिलेगा मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो ड्रेस अलाउंस मिलता है, अगर आप एनजीओ हैं तो आपको ड्रेस अलाउंस 12,500 रुपये मिला होगा, वो आपका एग्जेम्प्ट है। अगर आप जियोज हैं तो आपको ड्रेस अलाउंस 25,000 रुपये मिला है, वो आपका एग्जेम्प्ट है। तो अंडर सेक्शन 10 में आपका सबसे पहले ड्रेस अलाउंस जो मिला है आपको उसका छूट मिलता है। ये मैं ओल्ड टैक्स का बता रहा हूँ। इसके बाद मैं बीच बीच में बता दूंगा कि क्या न्यू में है, या फिर न्यू का मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा जैसे ही सेक्शन ख़त्म होगा। जैसे अभी अंडर सेक्शन 10 का चल रहा है, तो अंडर सेक्शन 10 में सबसे पहले आपका ड्रेस अलाउंस आपका पूरा एग्जेम्प्ट है, जितना आपको ड्रेस अलाउंस मिला है। इसके बाद आपको रिक्स अलाउंस, अगर आप 12 महीने आपने रिक्स अलाउंस लिया है तो एक महीने 4200 रुपया के दर से आपको रिक्स अलाउंस में छूट है। चाहे आपको रिक्स अलाउंस कितना भी मिला हो, या 12,000 रिक्स अलाउंस मिल रहा हो, या 17,000 मिल रहा हो, या फिर आपको 25,000 रुपये मिल रहा हो, लेकिन रिक्स अलाउंस क्या है आपका 4200 रुपये पर मंथ की तरफ हिसाब से ही आपको छूट दिया जाता है। तो अगर 12 महीने आपने रिक्स अलाउंस लिया है तो उस हिसाब से आपको 50,400 रुपया आपको रिक्स अलाउंस में छूट मिलेगा। इसके अलावा CA अगर आपने लिया है, अगर आपने CA एक बच्चे का लिया है तो 1200 रुपये आप दिखा सकते हैं छूट के लिए, क्योंकि महीने में 100 रुपये एग्जेम्प्ट है, तो 12 महीने का 1200। अगर 2 बच्चे का आपने CA लिया है तो 2400 रुपये आप एग्जेम्प्ट में दिखा सकते हैं। CA हो गया, रिक्स अलाउंस हो गया और आपका ड्रेस अलाउंस हो गया। इसके अलावा आपके पे से अगर कोई रिकवरी होती है, मान लीजिए कि आपने कभी पे ज़्यादा ले लिया, या फिर
रिक्स अलाउंस किसका रिकवरी होता है, या बहुत तरह का रिकवरी होता है। जैसे पुरानी यूनिट का रिकवरी है, हम नए जगह पोस्टिंग गए तो वहाँ आ जाता है। तो वो आपका रिकवरी क्या है, आपके संभव जो ऐप है उसमें आप अपना जो सैलरी होता है पूरे साल का 24-25 का जो सैलरी स्लिप देखिएगा, पूरा साल का जो कंपोजिट सैलरी दिखाता है, उसमें आपको जो सबसे किनारे में जो मिसलेनियस 055 लिखा हुआ रहता है, उसमें आप देखिएगा तो पता चल जाएगा कि पूरे साल आपका क्या क्या रिकवरी हुआ है। इसके अलावा अगर आप मेडल अलाउंस ले रहे हैं, आपको पीएमजी, पीपीएमजी, शौर्य चक्र या कोई भी मेडल आपको मिला है और उसका अलाउंस आपको दिया जा रहा है, तो वो सारा अलाउंस जो आपको मिला है वो आपको छूट दिया जाता है। जैसे आप पीएमजी ले रहे हैं तो 2000 पर मंथ इसका अलाउंस अभी दिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपका 24,000 अगर आपने साल में लिया है तो 24,000 आपका टैक्स फ्री है। वो अंडर सेक्शन 10 में आप इसको लिख सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे लिखना है, पूरा लाइव भर के दिखाऊंगा। बाकी अभी जानकारी के लिए आपको बता दूं ताकि आप पहले डायरी में वो नोट करके रख लें कि आपको क्या क्या एग्जेम्प्ट है, ताकि भरने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा आप अगर नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी कर रहे हैं और SCA ले रहे हैं, अगर SCA ले रहे हैं तो ये भी आपका एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 में। इसके अलावा अगर ट्रेनिंग अलाउंस ले रहे हैं, किसी ट्रेनिंग सेंटर में आप पोस्टेड हैं, ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप पोस्टेड हैं और ट्रेनिंग अलाउंस ले रहे हैं तो वो भी आपका पूरा एग्जेम्प्ट है। ये आपका हो गया अंडर सेक्शन 10 में। ये हो गया ओल्ड के लिए। यही अगर न्यू में अगर आते हैं तो न्यू में सिर्फ मेडल अलाउंस और आपका रिकवरी, पे से कोई रिकवरी हुआ है, वो सिर्फ 2 चीज़ आप इसमें शो कर सकते हो। अगर आप न्यू से भर रहे हो तो न्यू से भर रहे हो सिर्फ 2 चीज़ दिखा सकते हो, एक मेडल अलाउंस और एक आपके पे से कोई रिकवरी हुआ है वो। बाकी जो मैंने बताया वो सब ओल्ड में दिखा सकते हो। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दिया जाता है ओल्ड में, और अगर न्यू में भर रहे हैं तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है सिस्टम, उसमें कुछ नहीं करना होता है। इसके अलावा अगर आपका होम लोन है और उस पर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा या 2 लाख से कम आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 24B के तहत जस्ट अंडर सेक्शन 10 के बाद उसका कॉलम आता है, 24B के तहत उसमें आप 2 लाख रुपया तक दिखा सकते हैं। लेकिन उसको दिखाने के लिए क्या है, मैंने पहले भी बताया था, अभी नियम चेंज हो गया है। पहले ऐसे ही 2 लाख रुपये डाल देते थे, लेकिन अभी आपको पूरा डिटेल देना होगा। आपका जो लोन है वो किस बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन का अमाउंट कितना है, सेंक्शन डेट क्या है, लोन आपका जो सेंक्शन हुआ था कब सेंक्शन हुआ था। इसके बाद अब लोन का आउटस्टैंडिंग कितना है, मतलब कितना लोन का पैसा और रह गया है देना, और फिर उसके बाद कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है। अगर आपने 2 लाख तक पे किया है तो उसमें दिखा सकते हैं, और अगर 2 लाख से ज़्यादा पे किया है तो आगे कॉलम आएगा, वो मैं बताऊंगा आपको कि वो किस में दिखाना है। बाकी 2 लाख तक आपको इसी में दिखाना है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 80 में सबसे पहले आता है आपका ATC में क्या है, आपका 1,50,000 तक आपका कोई LIC हो, NPS का पैसा हो, GPF का पैसा हो, आपका कोई भी लोन हो, उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो, या फिर आपके बच्चे पे ट्यूशन फी खर्च हुआ हो, आपका PPF हो, आपका FD हो, कुछ भी अमाउंट 1.5 लाख तक इसमें दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या है, नए वाले सिस्टम में क्या करते हैं कि आपको उसका डॉक्यूमेंट नंबर शो करना पड़ेगा। किसी भी पॉलिसी के बारे में अगर आप दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट नंबर दीजिए, अगर GPF का है तो GPF नंबर दीजिए, NPS का है तो NPS नंबर दीजिए, अगर होम लोन का, पर्सनल लोन का ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो उसका अकाउंट नंबर लिखिए। मतलब सिंपल बात है कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर, जो अमाउंट आप दे रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपको शो करना पड़ेगा। ये आपका हो गया 80C कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आता है 80CCC। इसमें पेंशन फंड का है, तो पेंशन फंड जिसका है वो अपना डालेंगे, बाकी जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं है। इसके बाद आता है आपका 80CCD1। 80CCD1 में ये है आपका जो NPS का पैसा है, NPS का पैसा जो आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप पेंशन के लिए, जो 2004 के बाद वाले हैं उनका इसमें शो कर सकते हैं। लेकिन 80CCD1 या फिर 80C ये दोनों को इंक्लूड करके ही 1,50,000 है, तो या तो आप इसमें शो कर दीजिए या 80C में शो कर दीजिए, तो दोनों का बात बराबर ही है। 80C और CCD1 ये दोनों इंक्लूड होके
1,50,000 तक आपको छूट प्रदान किया जाता है। इसके बाद आता है 80 CCD 1B। 1B क्या कहता है? अगर आपका जो सेविंग है, प्रिंसिपल अमाउंट है, GPF है, ये मिला के आपका 1,50,000 हो जा रहा है और आप NPS में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब 2004 के बाद वाले हो, तो आप 80 CCD 1B में 50,000 दिखा सकते हो। कब? जब आपका 1.5 लाख से 50,000 ऊपर हो रहा है। तो अगर आप न्यू पेंशन सिस्टम में आते हो, 2004 के बाद वाले हो, और आपका सेविंग जो है 1,50,000 से ऊपर जा रहा है, तो जो NPS वाला पैसा है वो 50,000 रुपया CCD 1B में आप दिखा सकते हो। ये आपको एक फ़ायदा है। इसके बाद आता है 80 CCD 2। CCD 2 में है आपका गवर्नमेंट डिडक्शन। ये आपके फॉर्म 16 में सबसे ऊपर दिखाई देगा, ग्रॉस के नीचे, अगर आप CRPF से हैं तो। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पैसा इसमें आपको दिखाता है। जो आपका 14% गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है, वो पैसा आपको फॉर्म 16 से देख के और इस कॉलम में डाल देना है, उसमें आपको छूट मिलेगा। ये भी सिर्फ उसी के लिए है जो 2004 के बाद वाले हैं, सिर्फ उन्हीं का शो करेगा। जिनका GPF है उनका फॉर्म 16 में ये शो नहीं करेगा। इसके बाद आता है 80D। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, आपके पिताजी का, आपके माताजी का, आपकी वाइफ का, आपके बच्चे का, किसी का भी मेडिकल इंश्योरेंस है, तो आप कितना पैसा इंश्योरेंस का जमा करते हैं, वो इंश्योरेंस का नंबर और कौन से बैंक का इंश्योरेंस है, वो डिटेल के साथ आपको इसमें देना पड़ेगा, वो आपको छूट मिलेगा। इसके बाद आता है 80DD। इसमें क्या है? जो आपके डिपेंडेंट हैं, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, वो अगर विकलांग हैं तो आपको इसमें छूट दिया जाएगा। उसके ऊपर जो दवा में आपका साल भर में खर्च हुआ है या उसको मेंटेनेंस में जो खर्च हुआ है, वो उस पर आपको टैक्स का रिबेट मिलेगा। इसके बाद आता है आपका 80DDB। 80DDB में आपका क्या है कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी का, आपके घर का जो सदस्य है, किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, स्पेसिफाइड डिजीज, यानी कि कोई कैंसर हो, कोई ऐसा बड़ा बीमारी जो स्पेसिफाइड डिजीज हो, जैसे कैंसर हो गया या और बहुत तरह के, जैसे किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, इस तरह का बहुत बड़ा बीमारी जो है, उसमें अगर खर्च हुआ है तो वो पैसा आप इसमें दिखा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है 80E। 80E में आता है आपका, अगर आपने बच्चे के लिए हायर एजुकेशन लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो है आप 80E में दिखा सकते हैं। ये सब मैं जो बता रहा हूँ, ये सारे ओल्ड टैक्स रिजाइम के बारे में बता रहा हूँ। ये सारे जो हैं न्यू में नहीं है, न्यू में सिर्फ एक ही है, 80 CCD 2, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो। ठीक है, 80 में मैंने बता दिया। 80 में आपका अगर लोन एजुकेशन के लिए लिया हुआ है अपने बच्चे के लिए, तो वो पैसा आप इसमें शो कर सकते हो, उसका इंटरेस्ट। इसके बाद आता है आपका 80EE। 80E में आपको 50,000 तक अतिरिक्त होम लोन का जो इंटरेस्ट है, अगर 2,24,000 में हो गया है तो उसके अलावा इसमें 50,000 रुपया आप दिखा सकते हैं। बशर्ते इसका नियम है, अगर आपका लोन 35 लाख के भीतर है और लोन 2016 और 17 का सेंक्शन हो रखा है, तब आप 80E में 50,000 रुपया अतिरिक्त इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है 80EEA। EEA इसमें क्या है? इसमें 1,50,000 तक अतिरिक्त होम लोन का इंटरेस्ट आप दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें भी नियम क्या है कि आपका लोन जो है 45 लाख के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका लोन सेंक्शन है 19 से 21 तक होना चाहिए। मान लीजिए मेरा लोन 19 से 21 के बीच का है और मेरा लोन 40 लाख रुपया है और मेरा इंटरेस्ट कितना है? 3.5 लाख है, तो मैं 2 लाख दिखाऊंगा 24B में, और 80EEA में मैं दिखाऊंगा 1.5 लाख, यानी मुझे पूरा 3.5 लाख का इंटरेस्ट में छूट मिलेगा होम लोन का इंटरेस्ट में। चलिए, इसके बाद आता है 80GGA। इसमें अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन दिया है तो आप इसमें शो कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 80GGC। इसमें GGA जो बताया था, 80GGA ये डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए है और 80GGC है ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। इसके बाद आपका आता है 80TT
ए। TTA आता है आपका जो बैंक से इंटरेस्ट जो आपको मिला है, और इनकम टैक्स जब आप भरेंगे तो उसमें आपके इनकम में वो ऐड हो जाता है। आपका जो इंटरेस्ट मिला वो इनकम में ऐड हो जाता है, तो वो इंटरेस्ट का जो पैसा है 10,000 तक सेविंग बैंक अकाउंट से जो आपको इंटरेस्ट मिला है 80 TTA में दिखा सकते हैं। इसके अलावा है 80 TTB। इसमें आपका जो डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में पैसा, FD वगैरह, उसका अगर इंटरेस्ट मिल के और आपके इनकम में बढ़ रहा है तो वो पैसा आप इसमें दिखा सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट में है 80 CCH। ये है अग्निवीर भाइयों के लिए जो अग्निवीर में भर्ती हुए हैं और अग्निवीर स्कीम में उनका पैसा डिडक्ट हो रहा है और वो पैसा वो जमा कर रहे हैं। तो ये डिटेल मैंने बता दिया है। इसमें जिन किसी भाइयों का छूट मिल रहा है और लग रहा है कि इसके हम एलिजिबल हो रहे हैं तो वो एक डायरी में नोट करके लिख लें। अब मैं फाइल करके दिखाऊंगा कि कैसे फाइल करना है। पहले मैं इसलिए बता दिया ताकि बाद में किसी को समझने में देर ना हो। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा फाइल करके कि फाइल कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फ़ोन के ब्राउज़र में आपने टाइप करना है www.incometax.gov.in। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज इस प्रकार ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको इनकम टैक्स की साइट को ओपन करना है और ये प्रोफाइल का जो आइकन दिख रहा है उसको आपने टच करना है। टच करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। यूज़र नेम में आपको अपना पैन नंबर डालना है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स की साइट ओपन हो जाएगी, आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। इसमें से आपको असेसमेंट या सेलेक्ट करना है 25-26 ऑनलाइन और कंटिन्यू को ओके कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करेंगे तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन आएगा, उसको ओके करना है। इसके बाद इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है, जो सबसे पहले होगा इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू को ओके करना है। इसके बाद यहाँ से ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। जितने भी सर्विस और पेंशनर हैं सबके लिए ITR 1 फाइल किया जाता है। प्रोसीड विथ ITR 1 को ओके करना है। इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड को ओके करना है। आपका फाइलिंग करने के लिए नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर वाले कॉलम को टच करना है, टैक्सेबल वाले कॉलम को, और नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको पहला कॉलम दिखेगा जिसमें आपका पैन नंबर दिखाई देगा, इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ आपको चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से 139(1) सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपको ओल्ड में फ़ाइल करना है तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर न्यू टैक्स रिजाइम में आपको फ़ाइल करना है तो यहाँ पे नो को सेलेक्ट कर देना है। अगर ओल्ड में है तो यस करना है और न्यू में फ़ाइल करना है तो नो पे सेलेक्ट कर देना है। नीचे बैंक डिटेल है, आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। अगर आपका सही है, कंफर्म है तो कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने का। यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कॉलम में जितना आपका बॉक्स में टिक लग जाएगा उसके आगे वाले बॉक्स में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी आपका पर्सनल डिटेल में टिक लग गया है तो सेकंड जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम है इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओके करने के बाद आपको ग्रॉस इनकम आपका दिख जाएगा। अगर आपके फॉर्म 16 से ये ग्रॉस इनकम मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करके आपको अपने फॉर्म 16 में आपका जो ग्रॉस दिख रहा है NPS कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद वो अपना ग्रॉस पे इसमें डाल देना है। जैसे कि मैं जिसका डमी फाइल कर रहा हूँ इसमें मैं दूसरा ग्रॉस पे डाल के दिखा रहा हूँ। होता है किसी किसी का कभी कभी फॉर्म 16 में ग्रॉस अलग रहता है और ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो नहीं ले पाता है, तो इसलिए फॉर्म 16 का ITR भरते समय ज़रूरत होता है। फॉर्म 16 में से ग्रॉस को देखें और इसको इसमें डाल दें। आपका ग्रॉस इनकम एंट्री करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे इसमें अब आपको अंडर सेक्शन 10 के अंडर जो आपको छूट दिया गया है जो कि ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए है वो इसमें आप डाल सकते हैं। अगर LTC वगैरह है वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है
आप पहले जो डायरी में नोट कर रखे हैं तो इसमें एनी अदर का ऑप्शन है सबसे लास्ट में। इसको एनी अदर को सेलेक्ट करके और जो आपने पहले से नोट कर रखा है कि आपको क्या क्या एग्जेम्प्ट है, जैसे ड्रेस अलाउंस, रिक्स अलाउंस वगैरह जो जो एग्जेम्प्ट है, तो अभी मैं जो फाइल कर रहा हूँ तो क्या क्या एग्जेम्प्ट है जिसका मैं डमी फाइल कर रहा हूँ वो मैं अभी इसमें लिखूँगा। जैसे ड्रेस अलाउंस सभी को पता है, ड्रेस अलाउंस 12,500 रुपया मिल रहा है। अभी इससे पहले 10,000 था और अभी 12,500 रुपया हो गया है। और अधिकारी को 20,000 रुपया था पहले और अभी 25,000 हो गया है। तो ड्रेस अलाउंस हम इसमें डालेंगे 12,500। इसके बाद नेक्स्ट इसका कॉलम है उसको क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करने के बाद सेम वैसे ही एनी अदर में जाएंगे। जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है एनी अदर का, एनी अदर को क्लिक करेंगे और अपना जो दूसरा अलाउंस है जिस पे हमें एग्जेम्प्ट मिल रहा है अंडर सेक्शन 10 में, जैसे कि रिक्स अलाउंस हो गया, तो अभी हम इसमें रिक्स अलाउंस लिख देंगे। रिक्स अलाउंस सभी को पता है कि जितना भी रिक्स अलाउंस मिलता है उस पर 4200 पर मंथ के हिसाब से इनकम टैक्स पे एग्जेम्प्ट है। तो मान लो कि आपको रिक्स अलाउंस कितना भी मिला हो, 17,300 वाले कॉलम में हो या फिर 9700 या 7400 वाले में, तो आपको 4200 पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्प्ट है। तो 4200 इंटू अगर 12 करेंगे तो 50,400 होता है। तो हम इसमें 50,400 लिखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट वाले कॉलम में सेम जो जैसे 1 और 2 नंबर कॉलम में किया है, और भी अगर आपका अंडर सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट के दायरे में आ रहे हैं, छूट के दायरे में, तो आप ऐसे ही एनी अदर करके अगला जो अलाउंस है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पे से कोई रिकवरी भी होती है तो वो भी आपको अंडर सेक्शन 10 में आपको उसका छूट मिलता है। रिकवरी कोई भी हो, कैसा भी हो, आपके छुट्टी का रिकवरी, रिक्स अलाउंस एक्स्ट्रा मिल जाता है या एक्स्ट्रा सैलरी किसी भी प्रकार का आपको दिया जाता है, या फिर किसी पिछली यूनिट से आप पोस्टिंग होके आते हैं और पिछली यूनिट का कुछ बकाया रहता है, उसका भी रिकवरी होता है। तो आपके पैसे किसी भी प्रकार का कोई भी रिकवरी हुआ है वो आपको फॉर्म 16 में भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप संभव से भी 1 साल का जो पूरे साल का सैलरी स्लिप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें भी आपको दिख जाएगा कि आपके पैसे रिकवरी इस साल क्या क्या हुआ है। इसके अलावा और भी एग्जेम्प्ट हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, वही एनी अदर करके लिखना है। अभी इसमें हम लिखेंगे मेडल अलाउंस। अगर किसी को मेडल अलाउंस मिलता है किसी भी प्रकार का पीएमजी या फिर शौर्य चक्र या किसी भी प्रकार का मेडल अलाउंस मिल रहा है, वो इनकम टैक्स के दायरे से उसमें छूट दिया गया है। तो मैं जिसका डमी भर रहा हूँ इसमें जो मेडल अलाउंस मिला है 24,000 रुपया, वो इसमें मैं डाल रहा हूँ। ये सारी डिटेल डालने के बाद इसके अलावा अगर CA भी है आपका तो एक बच्चे का 1,200 और 2 बच्चे का 2,400 इसमें डाल सकते हैं। और असेंडेंट डिडक्शन इसमें 50,000 रुपये ऑटोमेटिक आता है, इसमें कुछ नहीं करना है। और इसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अगर आपका होम लोन है और होम लोन का इंटरेस्ट आपको शो करना है तो यहीं पे आपको नीचे, पहले क्या था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्लिक करके डालते थे डिटेल, लेकिन अभी इसके नीचे एक 24B का ऑप्शन आ गया है। तो अभी इसमें 24B का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सेक्शन 24B, इसको आपने ओके करना है। 24B वाले कॉलम को ओके करने के बाद आपको लोन का पूरा डिटेल देना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो अपना पूरा डिटेल अपने पास रखिएगा, जैसे कौन से बैंक से आपने होम लोन लिया है, उसके बाद लोन अकाउंट का नंबर क्या है, जो भी आपका लोन अकाउंट का नंबर है वो लोन अकाउंट का नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद जो सैंक्शन लोन कब हुआ है वो आपको जो लोन का स्टेटमेंट है उसमें भी आपको मिल जाएगा कि आपका जो लोन है वो कब सैंक्शन हुआ है, तो वो इसमें सैंक्शन डेट भी आपको इसमें नोट करना होगा। उसके बाद जो आपका लोन का टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट डालना है, कितने का टोटल लोन है। इसके बाद कितना आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, मतलब कितना लोन अभी बकाया है, जितना आपने लोन लिया था कितना बचा हुआ लोन है वो लिखना है। उसके बाद लास्ट में आपको इंटरेस्ट जो है, अगर 2 लाख तक है तो आप इसमें 2 लाख तक इंटरेस्ट इसमें शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा।
और इसी पेज में नीचे लास्ट में सबसे नीचे जाएंगे तो स्क्रॉल करते हुए नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको सेव करके इस वाले पेज को सेव करके और आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ना है। तो इस पेज के बाद आपको नेक्स्ट पेज यानी इसमें टिक लग गया ग्रॉस टोटल इनकम में, तो अगला टोटल डिडक्शन जो है इस पे हमको ओके करना है। इसमें आपको 80C और 80 से संबंधित जितना भी है 80C, CCD1V वगैरह वगैरह जितना भी है सब कुछ इसी में आएगा। तो सबसे पहले 80C में जाएंगे हम एनी अदर करके। यहाँ पे 1,50,000 तक 80C में दिखा सकते हैं। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मिला के लगभग सभी का 1,50,000 हो ही जाता है। आज की डेट में कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसका 1,50,000 नहीं होगा। पर्सनल लोन, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है, वो भी इसमें ऐड हो जाता है। NPS का पैसा ही 80-90 हज़ार, जो नया भर्ती हुआ होगा उसका भी 80-90 हज़ार रुपया होगा NPS का पैसा। तो सब मिला जुला के हो ही जाता है। LIC इंश्योरेंस वगैरह कुछ ना कुछ, बच्चे का ट्यूशन फ़ी वगैरह मिला के 1,50,000 हो ही जाता है। अब मेन है जो भी आप पैसा इसमें दिखाते हैं तो इस बार क्या है, उसका डॉक्यूमेंट का नंबर नोट करना बहुत ज़रूरी है। पहले सिर्फ अमाउंट डाल देते थे, लेकिन अभी आपका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का नंबर, अगर लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है तो लोन का अकाउंट नंबर, मतलब उसका डिटेल चाहिए। जो भी आप पैसा उसमें नोट कर रहे हो उसका डिटेल आपको इसमें नोट करना है। 80C के बाद आपका 80CCC है, इसमें आपका कोई काम है नहीं पेंशन फंड का। CCD1 है तो इसमें भी कोई डालने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि NPS का पैसा है वो ऑलरेडी 80C में 1,50,000 हो गया है। 1V में आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अगर आप NPS न्यू पेंशन सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर 2004 के बाद वाले भरते हैं तो 1B में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। अगर 1,50,000 से ज़्यादा आपका सेविंग है या कुछ भी है तो NPS का पैसा जो है इसमें 1B में डाल सकते हैं। इसमें आपको प्रान नंबर डालना पड़ेगा, वो आपको अपना पे स्लिप में मिल जाएगा। आपके जो पे स्लिप है उसमें प्रान नंबर लिखा हुआ, जो NPS का अकाउंट नंबर होता है वही प्रान नंबर होता है, तो वो उसमें डाल देना है। इसके बाद 80CCD2 ऑटोमेटिक ले लिया है, वो उसमें डालने का ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लिया है तो फॉर्म 16 में देख के आप डाल दीजिएगा। इसके बाद 80D आता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपका या आपके बच्चे का, आपके पिताजी का, आपकी वाइफ का, किसी का भी हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस नंबर और उसका कितना अमाउंट आप देते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा पहले भी भरते थे मेडिकल एक्सपेंडिचर का 50,000 तक इसमें शो कर सकते हैं, तो वो ये नीचे जो लास्ट में कॉलम है, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता 60 से 60 साल से ऊपर आपके घर में कोई है और उस पर दवाई पे आपका 50,000 से ज़्यादा खर्च हुआ है, वो आप इस कॉलम में 50,000 रुपया दिखा सकते हैं। और हेल्थ चेकअप पे 5,000, मतलब टोटल 55,000 रुपया दिखा सकते हैं। इसके बाद आपका ये सब तो कंप्लीट हो गया, आपका 1B 2 कंप्लीट हो गया। CCH एक अग्निपथ स्कीम है, वो अग्निवीर के लिए है, हम लोगों के लिए है नहीं। जो अग्निवीर जो भर्ती हुए हैं नए आर्मी में उनके लिए भी है। इसके अलावा अगर और 80 में आपको किसी को डोनेशन देते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो 80G में आप इसका जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा 80GG है, रेंट अगर आप पेड किए हैं तो वो इसमें शो कर सकते हैं। 60,000 तक था, पहले भी है और अभी भी वही है, 60,000 तक वो उसमें शो कर सकते हैं। उसके बाद 80TTA है। 80TTA मैं बताया था आपको कि अगर आपका सेविंग बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है और आपको इनकम में वो ऐड हो रहा है, तो सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है आपको 10,000 तक 80TTA में दिखा सकते हैं। तो मेरा 733 रुपया था ये जिसका मैं भर रहा था, तो इसमें 733 रुपया मैं इसमें शो कर दूंगा। इसके अलावा फिर इसको सेव करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद लगभग 80 का जो कॉलम है कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा 80E है, होम लोन वाला, अगर 2 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें डाल सकते हैं। उसका भी नियम है कि जो लोन है वो 30 लाख से कम होना चाहिए, 35 लाख से, और 2016-17 का होना चाहिए। इसके बाद TDS वाला कॉलम में जाके अपना TDS चेक करेंगे। TDS जो आपका जमा हुआ है उतना इसमें शो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं शो कर रहा है तो एडिट करने का ऑप्शन है, और अगर शो कर रहा है तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद लास्ट कॉलम आपका वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल, इसको क्लिक करके ओके करेंगे और अपना जो टैक्स का डिटेल है इसको चेक करके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको दिखा देगा इसके बाद कि आपका कितना रिफ़ंड बनेगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन में सबसे ऊपर यहाँ पे इस केस में यहाँ पे 16,020 रुपया एलिजिबल दिखा रहा है कि आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हो।
तो यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। इसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स को क्लिक करना है। प्लेस का जो ऑप्शन है इसमें अपने जगह का नाम एंट्री करना है और इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर कोई एरर आएगा तो आप उस एरर को ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से डाउनलोड प्रीव्यू का जो ऑप्शन है यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं उसका PDF डाउनलोड करके चेक करने के लिए कि आपने जो भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है। इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपने वेरीफाई करना है। आधार का जो नंबर मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर एक OTP आएगा और इस तरह से जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर एक OTP आएगा और OTP डालने के बाद आपका ITR सबमिट हो जाएगा। तो OTP डालने के बाद आपका जो ITR है वो सबमिट हो जाएगा। तो अभी तक जितने भी डाउट थे मैंने सबके क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।